मेरा नाम रिंकू है और जो मेरे साथ मेरे गांव में हुआ वो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर रात को आपको भी छत पर किसी के भागने की आवाज आए तो कभी भी आंख मत खोलना। क्या पता वो आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। कहानी शुरू होती है हमारे गांव मुरादाबाद से। हर साल की तरह इस बार भी मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। और सच बताऊं तो शुरू के कुछ दिन सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। वही पुराना माहौल। दिन भर लोग एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। हंसी मजाक। शाम को सब कुछ इकट्ठे इकट्ठे बैठना। सब नॉर्मल। लेकिन इस बार गांव में कुछ बदल गया था। पहले जहां लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के घर चले जाते थे, अब कोई किसी के घर नहीं जाता था जल्दी। सब लोग बस अपने घर तक ही सीमित थे। जैसे किसी ने एक दूसरे को मना कर दिया हो, या जैसे सबको किसी चीज का डर हो। शुरू में तो मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, लोगों को अपने से मतलब भी रखना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, क्योंकि दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन रात होते ही गांव का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। लोग बाहर निकलते जरूर थे, पर पहले जैसे हंसना बोलना नहीं। सब धीरे धीरे बात करते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि कोई भी रात के बाद किसी के घर अंदर नहीं जाता था, चाहे कितनी भी जरूरत हो। उस वक्त मुझे समझ में आया कि क्या है। कुछ दिन बाद मुझे पता चल गया था कि गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे थे। और उस रात के बाद मैं भी कभी किसी के घर नहीं गया। रात के करीब 1 बजे का टाइम था। सब लोग छत पर सो रहे थे और मैं भी वहीं सो रहा था। तभी अचानक मेरी नींद हल्की सी खुली और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छत के एक कोने से दूसरे कोने में भाग रहा हो। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसे कोई नंगे पैर भागता है। पहले मुझे लगा कि शायद कोई उठ गया होगा, क्योंकि छत पर सब सोए हुए थे। कोई भी हो सकता था। मैंने इग्नोर किया और करवट बदल ली। लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी, जैसे कोई बार बार वही राउंड लगा रहा हो। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था कि मैंने सोचा, इतनी रात को कौन है जो बस भाग रहा है। मैंने धीरे से अपनी आंख खोली और उस तरफ देखने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी। लेकिन वहां कोई था ही नहीं। जहां से वो आवाज आ रही थी वहां बिल्कुल खाली जगह थी। ना कोई इंसान, ना कोई हिलता हुआ साया। तभी अचानक वो आवाज मेरे बिल्कुल पास से गुजरी, जैसे कोई मेरे सिर के पास से भाग कर निकला हो। उस मोमेंट पर मेरा खून जम गया। अब मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं था। गर्मी इतनी थी कि पसीना भी रुक नहीं रहा था। लेकिन डर के मारे मैंने तुरंत चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। वो और तेज और करीब होती जा रही थी। पता नहीं कब डर के बीच मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह होते ही मैंने अपने भाई सचिन को बुलाया। मैंने उससे पूछा कि भाई, तुझे रात को किसी के भागने की आवाज आई थी? लेकिन उसने बिना सोचे सीधा मना कर दिया, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। उसका जवाब सुनकर मुझे भी ज़्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने जो सुना था वो सिर्फ मैंने ही सुना था। सुबह के बाद मैं बस एक ही बात सोच रहा था, वो आवाज़ मुझे ही क्यों सुनाई दी। ना किसी और को कुछ सुनाई दिया, ना किसी को कुछ महसूस हुआ। फिर फिर थोड़ी देर बाद मैंने खुद को समझाया, शायद मैं थक गया हूँ, या फिर ये मेरा वहम होगा। और मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया। दोपहर में खाना खाकर मैं गांव में घूमने निकल गया। सच बताऊं तो सब कुछ देख के मेरा दिल खुश हो गया। वही पुराना कच्ची रोड, वही पुराने घर और कुछ पुराने लोग जो अब भी वैसे ही जीवन जी रहे थे। मैं सबसे मिल रहा था, हाल चाल पूछ रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक मेरे भाई सचिन का फोन आया। उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। भैया, जल्दी घर आ जाओ, कहीं जाना है, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं तुरंत वापस घर आ गया
और जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे घर से 5-7 घर छोड़कर एक घर है। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो लड़की रिश्ते में हमारी बहन लगती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो जमीन पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। कभी अचानक झटके से उठ जाती, कभी कभी अपने हाथों को जोर जोर से हिलाने लगती, और कभी अजीब सी आवाज निकालती। उसकी आवाज इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। एक घुर्राहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। वहां खड़े लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था कि इसको दौरा पड़ गया है, और कोई धीरे से कह रहा था कि नहीं, ये कुछ और है, ऊपरी चक्कर है। मैं भी उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरी बुआ ने हाथ से इशारा कर कर मुझे रोक लिया। उन्होंने धीरे से सर हिलाकर मना कर दिया, जैसे कह रही हो तुम मत जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त मैंने भी बिना बोले सिर्फ इशारे में हाँ कर दिया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन शायद वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। बुआ ने मुझे गुस्से से देखा, चल घर वापस। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं बिना कुछ बोले वापस आना ठीक समझा। मैं घर आकर कोने में रखी हुई गेहूं की बोरी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुआ भी वहीं आ गई। मैंने उसे सीधा सवाल किया, बुआ, आपने मुझे वहां जाने से क्यों मना किया? सब लोग तो वहां थे, और ऐसे टाइम पे हेल्प नहीं करनी चाहिए क्या किसी की? बुआ ने पहले इधर उधर देखा, जैसे पक्का कर रही कि कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर वो धीरे से मेरे पास आई और धीरे से बोली, ते पगला गई लवे का? तो के नाई लौका था कि का होता ओकरे साथ? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कि क्या हो रहा है बुआ, बेचारी को दौरा पड़ा है बस। बुआ ने तुरंत सर हिला दिया, नाही, ई कोनो दौरा नाही हवे, ई कुछ और बा। फिर बुआ ने मुझे बताया। उससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। बुआ बोली कि कुछ टाइम पहले पास ही के गांव में एक लड़की रहती थी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। बात इतनी बढ़ गई कि लड़की के घर वालों ने उस लड़के को इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। जब ये बात लड़की को पता चली तो वो रात को चुपके से घर के पीछे वाले खेत में गई और जहर खाकर अपनी जान दे दी। बुआ ने धीरे से कहा, इस बात को लगभग 1 से 2 साल हो गए हैं, लेकिन असली डर की बात अब शुरू हुई है। मरने के कुछ दिन बाद ही लोगों ने उसे दोबारा देखना शुरू कर दिया। बुआ कहते हुए थोड़ा डर गई। रात के टाइम वो आज भी उन खेतों में घूमती है। मैं चुप हो गया। फिर मैंने धीरे से पूछा कि पर इसका हमारी बहन से क्या लेना देना है? बुआ ने सीधा मेरी आंखों में देखा और जो बोला उसने मेरी सांसें रोक दी। उसके अंदर वही है, मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया। बुआ बोली, मैं कह रही हूं ना, कोई आदमी ऐसी हरकत तभी करता है जब उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया हो। फिर उन्होंने एक अजीब सी बात बोली, और तू देख लेना, उसको कोई भी बाहर वाला नहीं ले जाएगा, सिर्फ उसके घर के आदमी उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बुआ की बात पर यकीन करूं या नहीं, लेकिन रात वाली आवाज अब मुझे याद आने लगी थी। थोड़ी देर में मैंने देखा, सच में सिर्फ उसके घर वाले ही उसे ले गए। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या सच में ये सब वैसे ही है जैसे बुआ कह रही थी? और अगर हाँ, तो वो चीज सबको नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रही है? मैंने बुआ से यही सवाल पूछा। बुआ ने धीरे से कहा, जब उस लड़के को मारा जा रहा था तो बहुत लोग वहां खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाया नहीं। सब डर गए थे कि अगर बीच में पड़ गए तो लड़की का बाप उन्हें भी गलत समझ लेगा। इसलिए अब वह चीज मानती है कि सबने मिलकर उस लड़के को मारा है। उस वक्त मुझे समझ आ गया था,
मैं भी उसके लिए उन्हीं लोगों में से एक हूँ। शाम तक तो वो लोग वापस आ गए। मैंने अपनी बहन को देखा, वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके अंदर जैसे जान ही ना बची हो। उसकी आंखें एकदम खाली सी थी, जैसे कोई अंदर से कुछ छोड़ कर चला गया हो। रात को मैं सो गया, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था कि और पता नहीं क्यों कब मेरी आंख लग गई। तभी फिर से वही आवाज आई। इस बार मैं जाग गया था, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने लेटे ही लेटे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई था नहीं, सिर्फ पैरों की आवाज जो पूरी छत का चक्कर लगा रही थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो मेरे बिल्कुल सर के पास भागने लगी। अब मैं कांप रहा था, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मैं डर के मारे उठकर बुआ के पास जाकर सो गया, और हैरानी की बात यह थी कि बुआ पहले से जाग रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा कि का भेल बाबू। मैंने कहा, बुआ, फिर से वही आवाज आई है। बुआ ने तुरंत कहा, चुप, एकदम चुप, जो कुछ भी है कुछ मत बोलना। मैं चुप हो गया, और पता नहीं कब फिर से नींद आ गई। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों में गुदगुदी कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो मेरे पैर दबाने लगी। मैं अंदर से टूट चुका था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी बुआ ने अपना हाथ मेरे सीने पर रख दिया, जैसे कह रही हो, डर मत, मैं यही हूं। वो चीज कभी मेरे सर के पास आती, कभी पैरों के पास। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रात के करीब 2 बजे वो फिर से आई। इस बार उसने मेरा बिस्तर खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा बिस्तर छत के किनारे तक गया। बस 1 सेकंड और मैं नीचे खेतों में गिर जाता। तभी मैं झटके से उठ गया और तुरंत पीछे की तरफ भाग गया। जैसे ही मैंने सबको उठाया, वो साया एकदम गायब हो गया। मैं अपना बिस्तर लेने गया, और तभी मैंने दूर खेतों में एक औरत को खड़ा देखा, सफेद कपड़ों में, और चेहरा तो दिख नहीं रहा था। उस रात के बाद मुझे समझ आ गया था कि वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो मुझे मारना चाहती थी। सुबह हुई। अब जल्दी से वापस शहर जाने की मैं तैयारी करने लगा। बुआ मुझे रोकने चाहती थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती। मैं बस निकलने ही वाला था कि तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया। मैं और बुआ शोर के पास गए तो देखा, वही मेरी बहन फिर से वैसी ही हरकत कर रही थी। उसने चाकू उठा रखा था अपने हाथ में, और वो खुद को मारना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया, और कुछ लोगों ने उसे बांध दिया। अब वो मेरी तरफ देखकर बोली, एक भयानक आवाज में बोली कि देबे नहीं चक्कुइया। मैं एकदम से सन्न हो गया, और फिर उसने कहा, रतिया में बच गए रहले, लेकिन अब नहीं बचबे, हम तो के मार दे। सचिन भाग कर गया और फिर से उस बाबा को बुला कर लाया। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसके हाथ में एक धागा बांधा, और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो शांत हो गई। और फिर उस बाबा ने घर को बांध दिया, ताकि दोबारा वो शक्ति या बुरी आत्मा वापस ना आ सके। ये सब देखकर मुझे बहुत राहत मिली, मानो जैसे जान में जान आ गई हो। अब शाम हो गई थी। मेरे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। रात हुई, हमने खाना खाया और कुछ बातें करी, और फिर बिना किसी डर के हम लोग सोने लगे। उस रात काफी दिनों बाद मुझे लगा था कि आज हम चैन से सोएंगे। सबको लग रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, वो साया जा चुका है, मैं भी अब आराम से सो जाऊंगा। लेकिन रात के करीब 2 बजे मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरे पैरों में गुदगुदी कर रहा है। मैं आधी नींद में ही था। उसने धीरे धीरे मेरे पैरों को दबाना शुरू किया, और पता नहीं कब मैं एक अजीब सी गहरी नींद में चला गया। जो मैंने नहीं देखा वो सबने देखा। बाद में पता चला कि बुआ और सचिन दोनों जाग रहे थे।
उन्होंने दूर से देखा, मेरे पैरों के पास एक साया बैठा हुआ था और धीरे धीरे वो एक औरत का रूप लेने लगा। अचानक वो औरत मेरे पैरों को चाटने लगी। फिर उसने मेरे पैरों से खून पीना शुरू कर दिया। ये देखकर बुआ तेज से चीख पड़ी और सचिन भी तेज से चिल्लाया। उनकी चीख से मेरी नींद टूट गई और जैसे ही मैंने नीचे देखा, वो मेरे पैरों के पास बैठी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं बता नहीं सकता। लंबे खुले बाल, आंखें बिल्कुल सफेद, होंठ फटे हुए लटक रहे थे और मुंह पर मेरा ही खून लगा हुआ था। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि मैं बचूंगा नहीं। मैं जोर जोर से रोने लगा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। सब लोग आ गए लेकिन वो नहीं हटी। बुआ और सचिन ने भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे उसने ठान लिया हो कि आज मुझे मार कर ही रहेगी। सचिन ने जोर जोर से आवाज लगाई और धीरे धीरे गांव के लोग वहां आ गए। तभी मेरी बहन भी वहां आ गई। जैसे ही उस सैन ने मेरी बहन को देखा, वो एकदम से गायब हो गई। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया था कि वो कहाँ गई। रात में ही बाबा को बुलाया गया। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से कहा, अभी तो ठीक है, लेकिन वो तेरा खून पी चुकी है और अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने डर कर पूछा कि बाबा, बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? बाबा ने कहा, अगर वो बदला लेने वाली आत्मा है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह गांव के लोग जो बाबा ने बताया था वो सामान लेकर आए और घर के बाहर एक हवन शुरू किया। सब लोग एक एक करके घर के बाहर बैठ गए। मैं भी उनके बीच में बैठा था। बाबा ने मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। थोड़ी देर में मेरी बहन की हालत फिर से खराब होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें पलटने लगी। बाबा ने जोर से बोले, ये फिर से इसके अंदर आ गई है। और उसके बाद जो हुआ वो आज तक मैं किसी को नहीं बता पाया। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। हवन की आग और तेज जलने लगी और मेरी बहन जमीन पर पड़ी हुई जोर जोर से कांप रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो मेरी बहन की आवाज नहीं थी। बाबा चिल्लाए, क्यों परेशान कर रही है इसने? उसने धीरे से सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। ये भी वहां था। उसकी उंगली सीधा मेरी तरफ थी और इसकी आंखों में इतना गुस्सा था जैसे वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन मेरी नजर उसके हाथ से नहीं हट रही थी। बाबा ने फिर से मंत्र तेज कर दिए, लेकिन वो चीज कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। अचानक हवन की आग और जोर से भड़की और एक तेज हवा चलने लगी। घर के दरवाजे, खिड़कियां सब जोर जोर से हिलने लगे। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। बाबा ने जोर से कहा, सब लोग पीछे रहो, ये बहुत खतरनाक है। फिर अचानक मेरी बहन बिल्कुल शांत हो गई। एक पल के लिए सब चुप। फिर उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं थी। अब बाबा पीछे हट गए। उन्होंने धीरे से कहा, ये नहीं जाएगी अब। सब लोग चुप, किसी के पास कोई जवाब नहीं। सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। मैं तुरंत शहर वापस आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब मैं घर आया और रात को सोया, तब मुझे वही आवाज मेरे शहर वाले घर की छत पर से आई। मैं एकदम से उठ गया, पसीने में भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी मेरे कान के पास से एक धीमी आवाज आई, इस बार नहीं बच पाएगा। और उस रात के बाद मैं कभी अकेला नहीं सोया। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर थोड़ी बहुत दोस्तों गलती हो तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी, स्टोरी आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में।